हेलो स्टूडेंट्स। जो हमने लास्ट क्लास में किया था दैट वाज रिगार्डिंग एप्लीकेशंस ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो उसमें जो था लास्ट में आपको जो है स्पेक्ट्रम समझा रहा था। तो स्पेक्ट्रम के बारे में हमने बात की थी। तो उसमें क्या था, जैसे जो है मैंने आपको बताया था उसी को थोड़ा सा हम रिपीट कर लें कि स्पेक्ट्रम बेसिकली जो होते हैं, स्पेक्ट्रम जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था उसी को हम देखें कि स्पेक्ट्रम टू टाइप्स के होते हैं। पहला जो है वो होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, और दूसरा जो है वो होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, एक तो होता है कंटिन्यूस और दूसरा होता है लाइन। तो इनके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। अब हम पर्टिकुलरली जो चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, जो हमारा टारगेट है वो है लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, बेसिकली अब जो हमारा टारगेट है वो है लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये हमें जो है इसकी एक्सप्लेनेशन जैसे हम बात कर रहे थे, तो इसको पहले हम समझेंगे। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक जैसे एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, उसको डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं, लगभग 60 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो क्या होता है कि इसमें जैसे आपने बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस आप लगाते हैं, बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस आप इसमें लगाते हैं, और बीच में क्या कर रखा होता है आपने, जो है हाइड्रोजन गैस भर रखी होती है। तो जब ऐसे होता है तो क्या होता है कि जब हाइड्रोजन जब बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस में होता है तो ये क्या करता है, लाइट एमिट करता है। इस लाइट को जब आप एक प्रिज्म में से निकालते हो और आगे एक फोटोग्राफिक प्लेट आप लेते हो, तो फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था, फोटोग्राफिक प्लेट पर आपको जो है एक जो अलग अलग डिस्क्रीट लाइंस नज़र आती हैं, उसके अंदर जो है अलग अलग लाइंस आपको नज़र आती हैं, उसके अंदर अलग अलग रीजन में। तो ये जो है, ये जो मैंने आपको बताया, ये जो है ये लाइंस, ये अलग अलग लाइंस जो आपको मिलती हैं, ये क्या कहलाती हैं, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। दिस इज व्हाट यू कॉल लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। इसको आप लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हो इस तरीके से। ठीक है ना। तो अलग अलग कलर्स की ये मिलती हैं, अलग रीजन में मिलती हैं। तो जैसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर डिस्कवर किया, इस हिसाब से क्या है कि इनमें कई सीरीज़ मिलती हैं। मतलब हाइड्रोजन का जब हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो इसमें लाइनों की काफ़ी सारी हमें सीरीज़ मिलती हैं। तो जो है कुछ विजिबल में है, कुछ अल्ट्रा वायलेट में है, कुछ इंफ्रारेड में है। तो इनको जो है अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग समय पर देखा, और जो है इनके बारे में उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर इन सीरीज़ के नाम दिए हुए हैं। इसमें हम ये समझने वाली बात है कि हमें जो है ये कलर मिलता क्यों है, हमें कलर क्यों मिलता है, उसका कारण हम समझते हैं। देखिए बोहर का एक आपको मैंने पॉस्टुलेट बताया था। उसने कहा कि जैसे एक एटम की अगर आप बात करते हो तो एटम के चारों तरफ जो शेल्स हैं वो इनफाइनाइट है, उनकी कोई गिनती फिक्स नहीं है, वो तो इनफाइनाइट है, काफ़ी सारे हैं। ठीक है, और हर ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो क्या है, वो फिक्स है, वो क्वांटाइज्ड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेफरेबली जो है ग्राउंड स्टेट में रहना पसंद करता है। लेकिन जब आप जैसे इसको, ये जैसे आप एनर्जी दे रहे हो, आप इतना पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन्स में एक हाइड्रोजन एटम तो है नहीं, इसमें काफ़ी सारे ढेरों हाइड्रोजन एटम हैं इसमें, है ना। तो ये हाइड्रोजन एटम जो है, इनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और ये किसी हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं। ठीक है, हायर ऑर्बिट कोई सा भी हो सकता है। ठीक है ना, कोई कहीं कोई कहीं, कोई हो सकता है किसी पे जाए, कोई हो सकता है उस पर ऊपर वाले पे चला जाए, कोई हो सकता है इधर जाए। ठीक है, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके, ये जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया इसको एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाता है। लेकिन आपको पता है एक्साइटेड स्टेट्स में ये अनस्टेबल होता है। तो हाथों हाथ ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वापस हाथों हाथ जो है नीचे गिरता है। नीचे गिरने की जो वापस आने की प्रक्रिया है वो सीधी भी हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि वो पहले इस पर आए, फिर इस पर आए, फिर इस पर आए, ऐसे कर करके, यानी वो राजधानी एक्सप्रेस की तरह भी आ सकता है और पैसेंजर की तरह हर स्टेशन पर रुकता हुआ भी आ सकता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन फॉल बैक करेगा, तो जब ये गिरेगा तो अलग अलग, क्योंकि एनर्जी में ये जिसमें दो ऑर्बिट्स के बीच में गिरेगा तो एनर्जी का अलग अलग जो है डिफरेंस होता है। तो अकॉर्डिंगली वो उस कलर की या उस वेवलेंथ की पर्टिकुलर वो लाइट एमिट करता हुआ, अगर यहाँ से यहाँ गिरा मान लीजिए, तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट एमिट करता हुआ नीचे गिरता है इस तरीके से। ठीक है ना, तो नीचे गिरता है तो अलग अलग वेवलेंथ की वो लाइट एमिट करता है। तो वो जो है हम जब एक फोटोग्राफिक प्लेट पे देखते हैं
तो अलग अलग ये लाइनें हमें नज़र आती हैं, तो उसको हम जो है क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको कंटिन्यूस नहीं होती, जो लाइन्स मिलती हैं एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही होती कलर की लाइन्स, ये लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। इस तरह से हमें काफ़ी सारी इसके अंदर जो है तरह तरह की लाइन्स मिलती हैं इसके अंदर, इसको लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इस चीज़ की जो बोहर ने एक्सप्लेनेशन दी, क्योंकि हम कर रहे हैं बोहर की जो है हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बोहर ने इसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया, मैथमेटिकल एक रिलेशन दिया। वो रिलेशनशिप क्या था, जो ये वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिट होती है, जो लाइट की वेवलेंथ एमिट होती है, इसका वेव नंबर का उसने एक डेरिवेशन किया। डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, फॉर्मूला फाइनल जो है वो क्या है, जो ये लाइट एमिट होती है ना, जो भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो भी लाइट जरूरी नहीं विजिबल में हो, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो एमिट होती है जब इलेक्ट्रॉन फॉल बैक करता है, उसकी वेव नंबर जो होती है उसका फॉर्मूला है आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अगेन आपको मैंने बोला है, जहाँ पर मैं बोलूँ याद करना, इसका मतलब कमिट टू मेमोरी, आपको ये मेमोराइज करना पड़ेगा। यू नीड टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला, न्यू बार इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पर किस चीज़ का क्या मतलब है, न्यू बार क्या है, वेव नंबर ऑफ एमिटेड लाइट, जो लाइट एमिट हो रही है, जो भी ये लाइट एमिट हो रही है उसका वेव नंबर है। जेड एटॉमिक नंबर, आपको मैंने बताया भी, हाइड्रोजन भी हो सकता है, एच पॉजिटिव आयन भी हो सकता है, एच ई पॉजिटिव आयन भी हो सकता है, मतलब हाइड्रोजन एच ई पॉजिटिव, कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वो इसके अंदर हो सकता है। तो एटॉमिक नंबर तो उसका अलग अलग होगा, तो ये इनमें से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, N1 N1 लोअर ऑर्बिट का नंबर है। जैसे जो इलेक्ट्रॉन जब आके गिरेगा, मान लो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ आके गिरता है, तो ये आपका N1 2 3 और 4। तो ये ट्रांजिशन के बारे में अगर बात करोगे तो जो ये तो आएगा N1 लोअर ऑर्बिट, और ये आएगा N2 हायर ऑर्बिट। तो लोअर ऑर्बिट है, और N2 यानी जिस पर इलेक्ट्रॉन आके गिरता है वो तो N1, और जहाँ से आके गिरता है वो N2। ठीक है, यहाँ पर R जो है इट्स अ कांस्टेंट, इसको बोलते हैं, इस कांस्टेंट को बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 109,677 पर सेंटीमीटर, या 109,67700 पर मीटर। वैसे मैं आपको उस पर बता दूं कि जो शॉर्टकट ये हो सकता है इसमें, कि आप ये देखो ये हो गया, अगर आपने ले तो ये 1.096700 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 109,677, आई मिस द 7 है, ठीक है। तो ये 10⁻7 पर मीटर हो गया। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली आप क्या ले सकते हो, 1.1 इंटू 10⁻7 पर मीटर। ये रिडबर्ग्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी ये बात समझ आई होगी। दिस इज द फाइनल एप्लीकेशन फॉर बोर्स मॉडल ऑफ एटम। इसको जो है, इसके बारे में जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जब हम बात करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग लोगों के नाम पर ये सीरीज़, जहाँ पर हमें ये जो सीरीज़ मिली है इनकी रेडिएशंस की, उसको अलग अलग साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया उनके नाम पर है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो हाइड्रोजन के लिए जो सीरीज़ हमें मिली उसको हम देखें, तो जैसे क्या है कि एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और
कितनी मर्जी मतलब आप बना दीजिए, जैसे ऐसे तो कोई एंड नहीं है इसका। तो जैसे 9 मान लीजिए, ये इन्फिनिटी तक बना दिया। ये समझो आप, ये क्या है, ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इस तरीके से ऑर्बिट्स। तो जब एक इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से जो है वो आके गिरता है कहाँ पर, वो आके गिरता है n इज इक्वल टू 1 पर। ठीक है ना, मैं ज़्यादा ऊंचे से तो नहीं बनाता, मान लो 6 से बना देता हूँ। तो किसी भी हायर ऑर्बिट से n इज इक्वल टू 1 पर अगर आपके इलेक्ट्रॉन गिरता है, दिस इज बेटर, किसी भी हायर ऑर्बिट से n इज इक्वल टू 1 पर आके गिरता है, ठीक है ना, तो वो जो है सीधी बननी चाहिए, आपने सीधी बनानी है, ठीक है। ऐसे किसी भी हायर ऑर्बिट से, ठीक है ना, अगर n इज इक्वल टू 1 पर आके गिरता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर अपन बात करें यहाँ पर, मैं साथ साथ अगर बताऊँ कि सीरीज कौन सी, ठीक है, तो सीरीज जो है, ये वाली सीरीज जो है, ये बामर सीरीज कहलाती है, सॉरी लाइमन सीरीज कहलाती है। लाइमन सीरीज में जब आप लाइमन की बात करते हैं, लाइमन सीरीज में जो है आपका फिक्स होता है कि जो n2 है वो हमेशा फिक्स होगा 1, लेकिन जो n1 है, n1 जो है यानी हायर ऑर्बिट जो है, वो कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, ऐसे कुछ भी ऊपर वाला हायर ऑर्बिट। लैमन के बाद अगली जो सीरीज आती है वो क्या आती है, बामर सीरीज बोलते हैं उसको, बामर। बामर सीरीज में क्या होता है कि जो है ये विजिबल रीजन में होती है, और जो है आपके पास अ, जो अपने अगर बात करें तो किसी भी हायर ऑर्बिट से अगर n इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन आके गिरता है, ऐसे किसी भी हायर ऑर्बिट से n इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन अगर आके गिरता है, तो वो क्या होती है, बामर सीरीज होती है। ठीक है, यानी बामर में n2 तो 2 होता है और n1 जो है वो 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। लैमन बामर पास्चन, ठीक है, किसी भी हायर ऑर्बिट से जो है n इक्वल टू 3 पर आके इलेक्ट्रॉन आकर गिरेगा। 4, 5, 6 किसी पे भी, तो ये पास्चन सीरीज की रेस कहलाती हैं, मतलब स्पेक्ट्रम लाइंस कहलाती हैं। फिर पास्चन के बाद ब्रैकेट, 5th, 6th, 7th से कहीं से भी हायर से 4th पर आकर गिरे, तो क्या होगा आपके पास जो है, ये 4th पर आकर गिर गया जैसे किसी भी हायर ऑर्बिट से, तो पहले वाला तो पास्चन था, अब जो है ये कहलाएगा ब्रैकेट। ठीक है, और फाइनली जो है पांचवा जो है वो है 5th, जो है वो है फंड सीरीज। 7th, 8th, 9th से किसी भी हायर से जब इलेक्ट्रॉन नीचे आके गिरेगा तो वो जो है, और वो 5th पर आके गिरेगा तो दैट विल बी, द स्पेक्ट्रल लाइन विल सेट टू बी ऑफ फंड सीरीज। लेटेस्ट एक और आता है, एक हम्फ्री का नाम और आता है, हम्फ्री सीरीज। ये हालांकि अभी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, हम्फ्री सीरीज 6th ऑर्बिट में, यानी 7, 8, 9 से कहीं से भी हायर से 6th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आके जब गिरता है, तो जो है वो ये कह सकते हैं आपके जो है वो हम्फ्री सीरीज है, ये होगी हम्फ्री सीरीज, और ये फंड सीरीज, इस तरीके से। तो आपको फिक्स पता होना चाहिए कि जब
आप ध्यान से देखना कि हर सीरीज का लोअर ऑर्बिट फिक्स है। लेमन का 1, बामर का 2, वासन का 3, ब्रैकेट का 4, फंड का 5, 6 हो गया, हम्फ्री का इस तरीके से। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि इसमें क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, वो हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। कैलकुलेट द वेव नंबर associated with the spectral line when an electron falls from n is equal to 2 to n is equal to 1 in हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको सॉल्व करेंगे हम। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कि आपको निकालना है वेव नंबर। वेव नंबर एसोसिएटेड विद स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम n इक्वल टू, अपने पास फॉर्मूला न्यू बार इक्वल टू r z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो सबसे पहली बात, r, एक बार r को r ही पढ़ा देते हैं। z हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर क्या होगा आपके पास, 1, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर। n1 यानी जो लोअर ऑर्बिट होता है, तो लोअर ऑर्बिट आपके पास क्या है, 1, और हायर ऑर्बिट क्या है आपके पास, हायर ऑर्बिट है 2, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 का स्क्वायर, तो हो गया आपके पास r इंटू 1 माइनस 1/4, तो ये हो गया आपके पास 3r/4। लेकिन ये न्यू नहीं है, ये सॉरी आपका वेवलेंथ नहीं है, न्यू बार है। तो आपको पता ही है, अगर आपको ध्यान हो कि लेमडा जो होता है 1 अपॉन न्यू बार होता है। तो देयरफॉर आपसे मैंने अभी इसमें तो आपसे वेव नंबर ही पूछा है, तो वेव नंबर तो आपने ये निकाल दिया, ये तो आपके पास आंसर आ गया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में वेव लेंथ पूछी हो तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर एक्सटेंशन की बात करें तो वेव नंबर के साथ आप क्वेश्चन में चाहो तो वेव लेंथ भी अगर अपन लिखें तो 1 अपॉन न्यू बार करना है, यानी 4/3r आ जाएगा आपके पास। बाकी r की वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, इसी क्वेश्चन में अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो देखो आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी की। अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो c इज इक्वल टू लेमडा। ठीक है, तो आपके पास जो है आपको निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c अपॉन लेमडा। तो c और लेमडा आपके पास कितना है, लेमडा है 4/3r, 4 ऊपर चला जाएगा 3r, तो आपका आंसर आएगा 3rc/4। अब r और c की आप वैल्यूज इसमें रख लो, c आपको बताइए, r आपको बताइए। ठीक है, इसी तरीके से इसमें क्या आ सकता है, इसी तरीके से आपसे इसमें आ सकता है कि कैलकुलेट जो है, जैसे एनर्जी, अगर आपसे पूछने में ये पूछा सकता है इसी क्वेश्चन के लिए कैलकुलेट एनर्जी, एनर्जी भी निकालिए। तो एनर्जी निकालने का तरीका क्या रहेगा इसके अंदर, कि आपको एनर्जी जो है वो आपको पता है एच सी अपॉन लेमडा होती है। ठीक है, तो एच सी अपॉन लेमडा, तो एच सी और लेमडा की वैल्यू हमने यहाँ पर जो है सॉल्व कर रखी थी। लेमडा की वैल्यू थी आपके पास ये 4/3r, तो 4/3r अपन रख देते हैं, 4/3r, तो 3r ऊपर चला जाएगा, तो ये आपके पास क्या बनेगा, एनर्जी जो है 3rHc/4। आर को आप, आर की वैल्यू आप जानते हो, आर को रखो, एच की वैल्यू आप जानते हो, एच को रखो, सी की वैल्यू आप जानते हो, सी को रखो, और उसके बाद सॉल्व करो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसके अंदर सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम।
नेक्स्ट देखिए क्या है कि जैसे एक क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट दी wave number of a spectral line obtained in the Balmer series when an electron falls from n is equal to 5। ठीक है, तो अब आप देखो इसका आंसर निकालने में सिर्फ एक छोटी सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं। वो ये है कि इसने क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर जो है आपने जो है n1 तो बता दिया, ठीक है, जो मतलब लोअर ऑर्बिट है वो इसने नहीं बताया, तो लोअर ऑर्बिट जो है n2 तो इसने बता दिया, n1 नहीं बताया। ठीक है, तो ये जो है इसने जो अपने अपने जो हायर ऑर्बिट है, आपका जो हायर ऑर्बिट जो था जो, तो वो इसने जो है ये तो आपको बता दिया, अपन इसको n1 लेते होते हैं। और ये जो है आपका लोअर ऑर्बिट जो है, तो ये आपको नहीं बताया, तो बामर सीरीज से आपको पता होना चाहिए कि लोअर ऑर्बिट फिक्स होता है बामर सीरीज के लिए 2। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आता है तो वो बामर सीरीज में होता है, बस इतनी सी बात है। तो न्यू बार इज इक्वल टू वही आपके पास आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर, एन सॉरी इसको 1 लेते हैं अपने और इसको अपन 2 लेते हैं हायर ऑर्बिट को, तो 1/n1 स्क्वायर इंटू 2 = 4 माइनस 1/n2 स्क्वायर यानी 5 5 = 25। बस इसकी बाकी वैल्यूज रख के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लास्ट ऑफ ऑल इसमें एक क्वेश्चन का तरीका ये हो सकता है कि जो है कैलकुलेट दी spectral line of longest wavelength in the Lyman series। अब बात ही आती है इसको कैसे करेंगे आप, ये Lyman सीरीज है तो ये तो आपको पता लग गया कि इसमें जो n1 की वैल्यू होगी आपके पास है, लेकिन हायर ऑर्बिट जो है वो आपके पास दो ऑप्शन है। देखो Lyman सीरीज में ये तो फिक्स है कि जो अगर ऑर्बिट्स की अपन बात करते हैं तो ये आपके पास जो है n1 तो आपके पास फिक्स है 1 है। अब हायर ऑर्बिट या तो हो सकता है ये n2 की वैल्यू हो सकती है 2 नियरेस्ट में, और फिर या फिर हो सकता है n2 हो सकता है मैक्सिमम में इन्फिनिटी। अब जब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करेंगे तो वेवलेंथ और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, एनर्जी होता है E = hc/λ। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी अगर ज़्यादा होती है तो वेवलेंथ कम होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। तो सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी का गैप आएगा जब n2 इन्फिनिटी हो और 1, लेकिन यहाँ पर आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछिए तो सबसे बड़ी वेवलेंथ तब होगी जब एनर्जी गैप सबसे सबसे कम होगा। सबसे बड़ी वेवलेंथ कम एनर्जी गैप होगा तो उसमें n2 क्या होगा आपके पास 2 आएगा। तो यहाँ पर जो है बस इतनी सी बात है कि आपके पास जो है न्यू बार इज इक्वल टू इसमें जो है कैलकुलेट दी वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, तो वेव नंबर इज इक्वल टू r/z स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर जो आपके पास क्या हो गया, n1 स्क्वायर जो है आपके पास वो तो 1 का स्क्वायर हो गया माइनस 1/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर। ठीक है, तो है वो आपको सब बात समझ आ गई होगी। यहाँ तक जो है दिस इज ऑल अबाउट बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो अब जब आगे की क्लास में हम करेंगे तो इसमें क्या है बोहर्स मॉडल की लिमिटेशन देंगे। ओके, आज इतना ही करते हैं।